गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। अभी तक हम लोग बच्चों 2.3 हेडिंग तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और अभी आपकी स्क्रीन पे 2.4 अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। रशिया के इवेंट्स को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन का जो फाउंडेशन था किस तरह से पड़ा, वहाँ की किस तरह की स्थिति थी, सोशलिज्म किस तरह से वहाँ पे उभर के सामने आया, लोगों की सोच बन गई, कैसे ऑर्गेनाइजेशन बना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, किस तरह से जो सोशलिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें दो तरह की विचारधारा के लोग हो गए। कुछ लोग जो वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग पीजेंट्स और फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। बोल्शेविक ग्रुप क्या था, मेनशेविक ग्रुप क्या था। अब आते हैं हम लोग 1905 रिवॉल्यूशन। 1905 में क्या हुआ था, कौन से इंसिडेंट्स हुए थे, इसको पढ़ते हैं। रसिया was an autocracy. Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. रसिया में ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है बच्चों, जहाँ पर एक व्यक्ति ही, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति सारे फैसले ले और वो किसी के प्रति जिम्मेदार ना हो, किसी से वो सलाह ना ले, कोई उसको रोकने वाला ना हो, अकेला वो सारे फैसले ले अधिकार पूर्वक तरीके से। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिनायकवाद, ऑटोक्रेसी, है ना। तो रसिया उस समय पूरी तरह से ऑटोक्रेसी था और जो जार था वहाँ का, यानी राजा, वो किसी भी तरह की कोई किसी गवर्नमेंट के ऑर्गन से जुड़ा हुआ नहीं था या उसके प्रति जवाबदेह नहीं था। जैसे यूरोप के कुछ ऐसे देश थे जहाँ पे कि भले ही वो राजा थे लेकिन वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके यहाँ कुछ पार्लियामेंट्री टाइप का सिस्टम था और डिसीजन लेते समय वो पार्लियामेंट के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदार होते थे। आपने अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा बच्चों, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी तुमने पढ़ा होगा, वहाँ पर भी मोनार्की थी, राजा का शासन था, लेकिन फिर भी राजा को अगर कोई बड़ा फैसला लेना होता था तो उसके लिए वो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता था। और एस्टेट जनरल, भले ही वो एस्टेट जनरल में पार्शियलिटी हो, बाइसनेस हो, वो बात अलग है, लेकिन फॉर्मली उसको एस्टेट जनरल की मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसी तरह यूरोप की कुछ कई ऐसे देश थे जहाँ की राजाओं का शासन था, लेकिन अगर कोई कोई बड़ा फैसला लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो राजा को इस तरह की कोई बॉडी की परमिशन सीख करनी पड़ती थी। लेकिन रसिया में पूरी तरह से ऑटोक्रेसी थी। जार जो है वो अपने लेवल से हर सब डिसीजंस लेता था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स।
और जो लिबरल, जो उदारवादी थे, लिबरल्स विचारधारा वाले जो लोग थे, उन्होंने रसिया में ये अभियान चलाया कि शासन की इस तरह की व्यवस्था का अंत होना चाहिए। ये जो अधिनायकवादी व्यवस्था है, जो ऑटोक्रेसी है, इसको समाप्त होना चाहिए। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution। और ये लिबरल जो हैं, ये अन्य लोगों के साथ मिल करके, अन्य लोग में जैसे हो गए सोशल डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, ठीक है, इनके साथ मिल करके किसानों और मजदूरों, श्रमिकों के साथ भी इन्होंने काम किया। और 1905 की जो क्रांति थी, उस क्रांति में इन लोगों ने इस बात की मांग रखी कि हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय jihadists who wanted modernized Islam to lead their societies। और इनको जो है, इन लोगों को पूरे एम्पायर में, रशियन एम्पायर में सपोर्ट भी मिला, समर्थन भी मिला राष्ट्रवादियों का, ठीक है। और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी, जहां मुस्लिम लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी, वहां पर भी जेडिडिस्ट लोगों से भी समर्थन मिला, जो जेडिडिस्ट चाहते थे कि एक आधुनिक इस्लाम की स्थापना हो, जो कि समाज का नेतृत्व करे। उन लोगों ने भी इस तरह के रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रूस में संविधान होना चाहिए। The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%। 1904 का जो वर्ष था, खास तौर से वो रूसी श्रमिकों, मजदूरों के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। जितनी भी जरूरी आवश्यक वस्तुएं थीं, उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ गए और जो वास्तविक मजदूरी थी वो 20% तक कम हो गई। यानी एक तरफ तो जो जरूरी आवश्यक वस्तुएं, उनके दाम बढ़ गए, उनकी कीमतें बढ़ गईं, और दूसरी तरफ मजदूरों की मजदूरी घट गई। The membership of workers associations rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works. There was a call for industrial action। अब क्या हुआ, मजदूरों ने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए और उन संगठनों में अधिक से अधिक वर्कर्स जो हैं वो सदस्य बनने लगे। मैंने पहले बताया था, पिछले वीडियोस में आपको समझाया था कि ये जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, ये संगठन अपने बनाते थे, अपनी एसोसिएशन बनाते थे। एसोसिएशन के तहत वो लोग आपस में पैसे इकट्ठे करते थे और ज़रूरतमंद लोगों को पैसे उधार दिए जाते थे ताकि वो अपना काम कर सके, उनकी सहायता की जाती थी, है ना। फंड गैदर करके और किसी न किसी मजदूर की, श्रमिक की जिसको ज़रूरत होती थी, उसकी सहायता की जाती थी। तो चूँकि स्थिति बहुत ख़राब थी, महंगाई बढ़ गई थी, मजदूरी घट गई थी, तो निश्चित रूप से जो मजदूर थे वो कठिनाई का सामना कर रहे थे।
इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बन रहे थे एसोसिएशंस के। लेकिन एक घटना हुई 1904 में, मजदूरों का, रूसी मजदूरों की एक असेंबली थी, मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, एक संगठन था जिसका नाम था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर, जो कि एक मेटल फैक्ट्री में, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। तो उसके जो 4 सदस्य वर्कर थे उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, डिसमिस, यानी नौकरी से निकाल दिया गया किसी कारणवश। तो इसके कारण जो है मजदूरों ने आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि हम एक्शन लें इन फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ। Over the next few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working condition। और कुछ ही दिनों में लगभग 1,10,000 मजदूर सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हड़ताल पे चले गए और उनकी डिमांड थी, उनकी मांग थी कि एक दिन में 8 घंटे का काम ही होना चाहिए। दूसरी डिमांड थी मजदूरी बढ़ाई जाए, और तीसरी डिमांड थी कि जो वर्किंग कंडीशन है उसमें सुधार किया जाए, जहां हम काम करते हैं वहां पर काम करने की जो परिस्थितियां हैं उनको अच्छा किया जाए। ठीक है, इस तरह से ये लोग हड़ताल पे चले गए। When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks। एक प्रदर्शन, एक धरना प्रदर्शन चल रहा था मजदूरों का, जिसका नेतृत्व फादर गैपॉन कर रहे थे, एक मजदूर नेता। और जब ये लोग प्रदर्शन करते हुए जार के महल के पास पहुंचे, पुलिस ने और जो जार के गार्ड थे उन लोगों ने उन प्रदर्शनकारी मजदूरों पर हमला कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वाउंडेड। 100 से ज़्यादा मजदूर इस झड़प में मारे गए और 300 के लगभग घायल हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे started a series of events that became known as the 1905 revolution। और इस घटना को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद 1905 में एक पर एक के बाद एक घटनाएं होने लगी, जिनको कि 1905 रिवॉल्यूशन के नाम से, 1905 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। Strikes took place all over the country and universities closed down when student bodies staged walkouts, complaining about the lack of civil liberties। पूरे देश में जगह जगह हड़तालें होने लगी, काम बंद होने लगा, विश्वविद्यालय बंद हो गए क्योंकि विद्यार्थियों ने, छात्रों ने क्लास से वॉकआउट कर दिया, यानी बहिष्कार कर दिया। ठीक है, और ये कंप्लेन किया कि देश में सिविल लिबर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है, नागरिक स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। इसके खिलाफ छात्रों ने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टेब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या और भी कोई मध्यम वर्गीय मजदूर, इन लोगों ने संगठन बनाया जिसका नाम था यूनियन ऑफ यूनियंस। और इन लोगों ने डिमांड रखी, मांग रखी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान निर्माता सभा, एक ऐसी सभा का गठन किया जाए जो संविधान बनाए देश का। ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। अब 1905 की क्रांति इतनी व्यापक तरीके से फैलने लगी कि जार को लगा कि मामला हाथ से बाहर चला जाएगा। तो जार ने
पैसिफाई करने के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस बात की परमिशन दे दी कि एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, यानी एक चुनी हुई एक पार्लियामेंट जो कंसल्टेटिव यानी जो मुझे सलाह दे कोई फैसला लेने में, उसका गठन किया जाए, और जिसको ड्यूमा भी कहा गया, जिसका एक नाम ड्यूमा कहा गया है ना। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. और क्रांति के समय, इस 1905 की जो क्रांति है उस समय है ना, बहुत बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियंस यानी मजदूरों की यूनियन, फैक्ट्री कमेटी है ना, जो कि फैक्ट्री मजदूरों ने मिल के बनाई है, बहुत सामने आई, मतलब बहुत बनी। इस तरह के एसोसिएशन, यूनियन खूब बने 1905 में। आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। 1905 के बाद जितनी भी ये यूनियन और कमेटी थी, ये अनऑफिशियली काम कर रही थी। अनऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पे इनको जो है किसी तरह की कोई परमिशन, मंजूरी नहीं मिली थी, और सरकार ने इन सबको इल्लीगल, गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये जितने भी एक संगठन है मजदूरों के, वो गैर कानूनी है, इल्लीगल है, ठीक है। सीवर रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और किसी भी तरह की जो राजनीतिक गतिविधि है उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। यानी कोई राजनीतिक क्रिया काम नहीं होगा, कोई भी ये धरना, प्रदर्शन, मीटिंग है ना, किसी तरह पर, सब पर रोक लगा दी, कठोर बंधन लगा दिया। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 days एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months। जार ने जो फर्स्ट ड्यूमा थी, जो फर्स्ट पार्लियामेंट, ड्यूमा यानी उन लोगों का पार्लियामेंट, फर्स्ट ड्यूमा जो है उसको 75 दिनों में ही बर्खास्त कर दिया, हटा दिया, और सेकंड ड्यूमा का गठन किया 3 महीने के अंदर। He did not want any questioning of his authority or any reduction in his power। जार जो है बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई एक ऐसी अथॉरिटी आ जाए उसके बराबर में, कोई ऐसा कोई पावरफुल बॉडी आ जाए उसके बराबर में जो उससे प्रश्न पूछे, ठीक है, और उसके अधिकारों में कटौती करे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो ऑटोक्रेसी का मजा ले चुका था, है ना। वो उसको किसी से सलाह नहीं पड़ती थी, वो अपने मन से कानून बनाता था, अपने मन से फैसले लेता था, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई ऐसी बॉडी बने, ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बने, या कोई ऐसी लीगल बॉडी या अथॉरिटी बने जो उससे प्रश्न पूछे या उसकी शक्तियों में, उसके पावर में कमी कर दे, है ना। He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politician। जार ने क्या किया, जो वोटिंग लॉज थे, ड्यूमा के जो वोट डालने के अधिकार थे, उनको भी बदल दिया, और जो तीसरी ड्यूमा का जो गठन हुआ, थर्ड ड्यूमा जो बनी, थर्ड पार्लियामेंट जो बनी, उसमें उसने पूरा जो उसके पसंद के लोग थे, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन, जो कि परंपरावादी थे, परंपराओं में विश्वास रखने वाले जो राजनीतिज्ञ थे, उनको भर दिया उसने। क्यों? क्योंकि वो निश्चित रूप से जार का समर्थन करते, ठीक है। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर कैप्ट आउट, और जितने भी लिबरल्स थे, क्रांतिकारी थे, इस तरह के जो लोग थे, उनको ड्यूमा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मतलब जार ने जो तीसरी ड्यूमा है वो अपने अनुसार चुनी, इलेक्ट करवाई, ठीक है। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2.5 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, ठीक है। ओके बच्चों, इसका जो लिंक है, हाँ, इसका लिंक जो है मैं आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, और आप इस प्लेलिस्ट में आप पूरे वीडियोस एक साथ आपको वीडियोस मिल जाएंगे,
और बच्चों, दुर्गा पूजा का समय है, नवरात्रि का समय है, और मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि सभी बच्चों को माता दुर्गा आशीर्वाद दें, उन पर कृपा करें। आप लोग जो चाहते हैं जीवन में पढ़ लिख कर वो बने, और एंजॉय करें, नवरात्रि एंजॉय करें, माता की आराधना पूजा करें, ध्यान करें, और पढ़ाई में भी अपना ध्यान देते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट।